रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 5 हो गया अपना। टाइप नंबर 6 वाला जो क्वेश्चन है वो आते हैं डायमंड वाले क्वेश्चन, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि एक डायमंड है तो एक डायमंड की वैल्यू होगी कोई ना कोई। अब वो डायमंड अगर ब्रेक हो गया, डायमंड अगर ब्रेक हुआ तो उसकी उतनी ही वैल्यू मिलेगी क्या। जैसे गोल्ड है, अगर मान लो कि मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड की एक कॉइन है, वो कॉइन नीचे गिर गया, अब वो ब्रेक हो गया, है ना। तो मेरे को उस गोल्ड की पूरी कीमत मिलेगी या थोड़ी कीमत कम होके मिलेगी। हाँ, वो तो रहेगा 10 ही ग्राम। 10 ग्राम का कॉइन है, नीचे गिरा, मैंने पूरा समेटा, अब भी मेरे पास 10 ही ग्राम है, लेकिन अब वो कॉइन नहीं है, अब वो टुकड़े हैं, 2-3 टुकड़े हो गए होंगे, है ना। तो उसकी वैल्यू 10 ग्राम की ही रहेगी कि 10 ग्राम से कम हो जाएगी। पक्का। कम होती है क्या, गोल्ड की कीमत कम होती है क्या। गोल्ड को तो मेल्ट करोगे ना वैसे भी। अगर मान लो एक कॉइन है, उसको मैंने तोड़ दिया, 5-5 ग्राम के कॉइन में अगर तोड़ दिया उसको, तो अगर अभी वो कॉइन जो सिंगल कॉइन था उसकी कीमत अगर 10 लाख है, तो तोड़ने के बाद 10 लाख से कम हो जाएगी क्या। वो तो वहां वेट करता है ना, पूरा टुकड़ा ही वेट करेगा ना। आपका अगर गोल्ड टूट भी, अगर मान लो आपके पास 24 कैरेट का कुछ भी गोल्ड है आपके पास, वो अगर टूट गया तो वो आपको टुकड़े के हिसाब से रेट बताते क्या, ये टुकड़े के इतने प्राइस कम हो गया, 1 लाख अभी 1.5 लाख है तो आपको इसका 1.5 लाख नहीं मिलेगा, कम करके मिलेगा, सिर्फ टूटने के कारण। होता है क्या, गोल्ड में नहीं होता, डायमंड में होता है, क्योंकि डायमंड का तो एक शेप रहता है ना, डायमंड का एक शेप रहेगा। अगर वो टूट गया तो उसके क्रिस्टल टूटेंगे, टूटेंगे नहीं टूटेंगे। तो एक कंप्लीट डायमंड अगर ब्रेक होता है तो उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी। अगर मान लो कि कोई 1 लाख का एक डायमंड है, वो टूट गया, तो उसके टुकड़े भी ले जाकर 1 ही लाख में बिकेंगे क्या, नहीं, वो कम होंगे। तो ये उसी बेस के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा टाइप नंबर 6 डायमंड बेस्ड प्रॉब्लम कि द प्राइस ऑफ अ डायमंड वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, है ना। इफ अ डायमंड वर्थ रुपीज 5184 इज कट इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड द लॉस इनकर्ड ड्यू टू कटिंग। एक डायमंड था, है ना, उस डायमंड की जो कीमत थी वो 5184 थी। आपने उस डायमंड को कट किए 3 पार्ट में इन द रेशियो 1:2:3। ठीक है, तो इसको कट करने के बाद जो उसको लॉस हो रहा है वो अपने को बताना है कि उसको कितने का लॉस होगा, है ना। कॉन्सेप्ट ऐसे सवाल अभी रेगुलर एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये आपके पास आने वाले 1-2 साल के लिए संभाल के रखना। ये क्वेश्चन आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल आएंगे, और जब आएंगे तो आपको याद आएगी कि हमने ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, सबसे पहली चीज कि उसका जो वेट है उसके क्या है, स्क्वायर के बराबर है ना। प्राइस जो है वो क्या है, उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर सबसे पहले आप देखोगे कि टोटल डायमंड कितने ग्राम का था, 1:2:3, 1:2:3। तो ये 3, 2, 5 और 1, 6। तो डायमंड जो था वो 6 ग्राम का रहा होगा, है ना। लेकिन उसकी जो प्राइस होगी वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगी, मतलब 36। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं। अब वो बोल रहा है कि ये टूट गया, तो टूटने के बाद नई प्राइस बनेगी, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, अब इस डायमंड की जो प्राइस होगी वो एक ही होगी, एक का स्क्वायर एक। इस डायमंड की जो प्राइस होगी वो होगी 4। इस डायमंड की जो प्राइस होगी वो होगी 9, 9, 10, 14। पहले प्राइस 36 थी, अब प्राइस हो गई 14। कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 22 का। ठीक है, अपने से यही पूछा है
इस 36 की वैल्यू उसने दिया हुआ है 5184 अपॉन 36 इंटू लॉस हो रहा है ये, तो आप यहां पर इंटू कर दोगे 22। क्लियर है? अब 36 से आप इसको कैंसिल करोगे तो अगर 12 से करते हो तो 12 से 3 बार, 12 से 4 बार, बच रहा है 3, 12 36, 12 दूनी 24, 3 से 1 बार, 4 बार, 4 बार इंटू 22। 22 का देखोगे तो 88 का 8 कैरी 8, 96 का 6 कैरी 9, 31, 3168 रुपीज का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक मिनट में कहा प्रॉब्लम कहां पड़ी है? आपने 1 मिनट बहुत ज्यादा समय बोल दिए। ये सवाल है, आपको ये सवाल सॉल्व करते आता होगा तब हाथ लगाओगे कि नहीं आता होगा तो भी हाथ लगाओगे? तो ही हाथ लगाओगे, नहीं आता होगा तो हाथ भी लगाओगे क्या? नहीं। अगर आप ये सवाल पढ़ रहे हो इट मीन्स आपको ये सवाल आता है। अब मैं सवाल ये पढ़ूंगा तो मैंने देखा कि एक हीरे के टुकड़े की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार है। मैंने यहाँ पे टोटल किया 3, 2, 5 और 1 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36। ये 36 से किसके बराबर 184 के बराबर इंटू दूसरा लॉस है 1 का स्क्वायर 1 और 4 5 और 9 14। इसको करने में अगर आप 1 मिनट लगाओगे, लगाओगे 1 मिनट इसको करने में, जितने देर में ये कैलकुलेशन होगा उतनी ही देर में आपका सवाल। कितना टाइम लगा भी पढ़ने में? सोचा, हाँ सॉरी 22, डिफरेंस देखेंगे ना पर जो पूछा उसने, अगर उसने लॉस पूछा तो 22, अगर वो पूछा था कि इसका वजन कितना है तो 14, या फिर पूछा रहता कि पहले टुकड़े का वजन पहले टुकड़े का रेट कितना है, दूसरे टुकड़े का रेट कितना है, तीसरे टुकड़े का रेट कितना है। इसमें सवाल कुछ भी बन सकता है, जो आपसे पूछा है आप वो करोगे। इसमें 36 18 के टेबल से भी कैंसिल करोगे तो 18 से भी वो कैंसिल हो जाएगा। 36 के जितने फैक्टर होंगे सबसे वो कैंसिल होगा ऊपर वाला नंबर, है ना। अगला सवाल देखो इसी में। अब बोल रहे हैं 24,000 के टुकड़े को तोड़ा जाता है, सात कितना कितना है 7, 5, 7 और 8, 15 और 5 20, मतलब वहां से आपको मिल गया कितना 1200। पूछ क्या रहा है, हानि ज्ञात करो। हानि ज्ञात करने मतलब 25, पहले सॉल्व करके बताता हूं मैं। आपके पास हीरे का जो वजन है, लेकिन सवाल पढ़ते पढ़ते कर सकते हो ना, मेरे को तो सॉल्यूशन आपको पूरे बताना है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे डिटेल में लिखोगे क्या? नहीं, आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं तो आप एक 24,000 ऐसे लिख के रखते हैं, उसके अपॉन में 7 और 5 12 और 8 20, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पे ऐसे 400 लिख के रखते 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 यही वैल्यू निकालना था आपको। ये वैल्यू कैसे निकाले रहते हैं आपने, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1, 7 और 6 13, 138 68, तो 168 यहाँ पे 260, ये 168 है तो यहाँ पर जाएगा आपका 262, नहीं आएगा। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल कर दोगे, यहाँ से हो जाएगा 6, एक जीरो यहाँ पर लगा के इंटू कर देते, 0 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 6 36 37 की 7 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15,720 का उसको लॉस हुआ रहता है। इतना करने में आपको लगेगा टाइम, मतलब 1 मिनट लगेगा है क्या, 10 से 15 सेकंड ही है। मैंने आपको 30 से 35 सेकंड बोला हूँ, मतलब मैक्सिमम आप 35 सेकंड ले सकते हो। 35 सेकंड के ऊपर आप जितना टाइम ले रहे हो आप कंपटीशन से उतने पीछे होते जा रहे हो। तो मैं तो आपको 35 सेकंड आपका मैक्सिमम लेना है, लेकिन अपन प्रैक्टिस जो करेंगे उसे 15 से 20 सेकंड की ही करेंगे। एक क्वेश्चन को, मैथ्स के एक क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में करते चलो, है ना। डिटेल में देखो क्वेश्चन कैसे है। कुछ नहीं करना है आपको,
सिंपल सी चीज है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रटते जाना है। पैटर्न ही पढ़ा रहा ना मैं। अब इसमें छठवां टाइप, ज्यादा से ज्यादा 7 टाइप होंगे, 7 या 8 टाइप होंगे। वो 8 टाइप को ही रटना है ना आपको, कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। परसेंटेज में 18-19 टाइप थे, वो 18-19 टाइप को ही रटना है ना। तो इतने टाइप तो रट सकते हैं ना अपन। एक दिन में अगर एक टाइप को भी रटोगे तो आपके पास 365 दिन है। तो 365 दिन में आप कितने टाइप को रट सकते हो? 365 टाइप को तो रट सकते हैं ना, उतने टाइप भी नहीं है मैथ्स में। लेकिन हमारी आदत रहती है कि हम सॉल्व करते हैं, हम उसको रटते नहीं है। मेरे को पढ़ाना रहता है तो मैंने रट के रखा हुआ हूँ। तो मैं आता हूँ तो घर से पढ़ के तो आता नहीं हूँ कि आपको आना है तो आगे मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा फिर आके पढ़ाऊंगा। सवाल देख रहा हूँ, मेरे को मालूम है क्यों, क्योंकि वो पैटर्न मेरे दिमाग में रटा हुआ है। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी उसको रट लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा पैटर्न है, जो पैटर्न दिख रहा है उसको रट लिए। एग्जाम में सवाल आया आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, खत्म फिर। देखो 24,000 के एक हीरे के टुकड़े को तोड़ा जाता है जिसके वजन का अनुपात कितना है, 5:7:8। तो वेट जो है इसका वो है 5:7:8। पहले टोटल वेट निकालोगे इसका, तो टोटल वेट इसका कितना आएगा, 20 आ गया। लेकिन वो बोल रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो स्क्वायर के इक्वल है। तो स्क्वायर कितना है इसका, 400। स्क्वायर कितना होगा, 400। यहाँ पे अब आप देखोगे जब इसका प्राइस स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, तो पहले टुकड़े का जो प्राइस होगा वो भी स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इसको ऐड करोगे 9, 14 और 4 18 की 8, हासिल का 1, 3 और 4 7 और 6 13 की 3। ठीक है, 13 आ गया आपका इसमें। पहले 400 रुपए था, 138 हो गया है ना। तो 400 में अब 400 में से आप पहले 200 माइनस कर दोगे तो 200 बच रहा है। अब 200 और 138 का डिफरेंस 62 होता है। उतना नहीं भी देखना है तो मैंने आपको डिफरेंस याद करने के लिए बोला हूँ। 100 का 38 से डिफरेंस कितना होता है, 100 का 38 से डिफरेंस कितने का होगा, 62 का। कितना होगा, 62। 100 में से यहां पर अगर एक है तो आप इससे एक बढ़ा के माइनस करना। तो 4 में से 2 माइनस होगा कितना होगा, 2। तो 262। आपने माइनस नहीं किया, आपके पास डिफरेंस मालूम है ना आपको। आप ऐसा देख लिए थे 100 से, है ना। तो यहाँ पर जो डिफरेंस 100 से रहेगा वही डिफरेंस 200 से रहेगा। तो 200 से देख रहे थे तो भी 68 मिलता, और 400 में से 200 माइनस करते तो भी 2 ही आता। तो 268 ये आ गया। कितने का लॉस हो रहा है, 262 का। आपके पास प्राइस जो दी हुई है वो बोल रहा है कि 24,000 है। आप बोल रहे हैं नहीं, मेरे हिसाब से तो 400 है। और लॉस कितने का हो रहा है, तो 60। इसका मल्टीप्लाई करना, ये दोनों जीरो से तो दोनों जीरो कैंसिल कर दिया, 4 से ये कट गया 6 बार, 6 दूनी 12 की 2, हासिल का 1, 36 और 37 की 7, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, एक जीरो अपने छोड़े थे वो लगा दिया। अच्छा, मुझे आपको ऐसा हर सवाल को मुझे ऐसा आपको समझाना पड़ेगा, है ना। क्यों समझाना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाए, लर्न तो हो जाए वो उसमें। लेकिन एक मैं एग्जाम में ऐसे करने के लिए आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आपको ऐसे करना है। सवाल ऐसे देख रहे हो, यहाँ पर आपने देख लिया कितना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, मतलब कि 100, है ना। तो यहां से आपको मिल गया 140। अब ये हो गया 1 और 4 5 और 3 9 14, 14 और 16 30, है ना। तो 100 और 30, 70 का लॉस हो रहा है। आप सीधे सीधे लिखे रहते 140 इंटू 70, 14 इंटू 7 कितना होता है, 98। है अब 10 सेकंड 15 सेकंड में मैं कुल हाँ इसमें कुल हानि जो पूछा है, मतलब वैल्यू तो आपकी वैसी निकलेगी जो आप पैटर्न करते आ रहे हैं, वैल्यू वैसी निकलेगी ना आपकी। तो आपको करना सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन है।
आपके पास जो वैल्यू दी, अब उसने बोला कि कुल हानि 14,000 की है, तो आपने कुल हानि निकाल लिया, तो आपकी कुल हानि निकल रही है 70। यहाँ पर आपका आया रहता 14,000। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है। अब आपसे पूछा था हीरे का प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो यहाँ पर आप इंटू 100 करते हैं, तो ये 2 बार कट जाता, 2 के बाद में 4 जीरो, 20,000 आंसर। बस एक ही कैलकुलेशन है आपका, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको जब समझाऊंगा तो मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, मुझे आपको समझाना डिटेल में पड़ेगा। तो पैटर्न समझो, क्या बोल रहा है, एक हीरे के 4 टुकड़े में टूट जाए जिसके वजन का अनुपात उसके 1, 2, 3, 4 है, यदि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के सीधे समानुपाती है तो कुल हानि 14,000 की है। आपको ये देखना है कि ये वैल्यू किस चीज की दी हुई है ना, ये लॉस की दी हुई है। सबसे पहले तो आपके पास रेशियो है 1:2:3:4। यहां से जब आप इसका टोटल करोगे तो आगे कितना, 10। लेकिन वो बोल रहा है कि प्राइस जो है उसके स्क्वायर के बराबर है 100। क्लियर है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। ठीक है। इसका जब आप टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 25 और 5 30, 30 और ये कितना है 100। लॉस कितने का हो रहा है, तो -30 बराबर 70 का लॉस हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल बोल रहे नहीं 14,000 का लॉस हो रहा है, आप बोलोगे नहीं 70 का हो रहा है। उसने बोला कि ठीक है बताओ पुरानी कीमत क्या थी। ये जीरो से ये जीरो काट दिए, 7 से 2 बार, 2 के बाद में 1, 2, 3, 4 जीरो। हीरे की जो इनिशियल प्राइस थी वो थी 20,000 रुपए, है ना। अब यही सवाल को वो कैसे दे सकता है कि हीरे की इनिशियल प्राइस 20,000 थी तो बताओ कितने का लॉस हुआ। तो क्या किए रहते, आप लिखे तो वही रहते 20,000, और आपके हिसाब से इनिशियल प्राइस 100 थी और पूछ रहा है आपसे लॉस है। अगर पूछा रहता कि हीरे के पहले टुकड़े का रेट क्या है, इंटू आप 1 करते। पूछा रहता है पहले टुकड़े दूसरे टुकड़े का रेट क्या है, तो आप इंटू 4 किए रहते। तीसरे का पूछा रहता तो 9 किए रहते। चौथे का पूछा रहता तो 16 करते। वो ये भी बोला रहता है कि इनके टुकड़ों के अंतर कितना है। आपको बोला रहता है कि सबसे बड़े टुकड़े और सबसे छोटे टुकड़े के प्राइस में कितने का अंतर है। पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन एक ही करना पड़ेगा। इनमें से कोई एक वैल्यू उठाना पड़ेगा, बाकी तो आपको दोनों दी रहेगी। क्लियर है अभी। एक और क्वेश्चन, 20 इकाई वजन वाला, मतलब कि 20 यूनिट है उसका, है ना। तो आप इसको, हाँ अभी वाले सवाल में देखो आपको बोल रहे कि 20 यूनिट है, तो सबसे पहले तो आपको इसको यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो 1 4 मतलब 15 और 5, है ना। 15 और 5 आएगा। यूनिट उसकी कितनी आ रही है, उसका रेशियो 3:1 में है। रेशियो किसमें है, 3:1 में। लेकिन यूनिट कितनी थी उसकी 20, तो 20 को 3:1 में अगर आप डिवाइड करोगे तो 15 और 5 की यूनिट बनेगी। नई कीमत और पुरानी कीमत का अनुपात ज्ञात करना, नए और पुराने का रेट बताना है। प्रति इकाई आपका कितना है, 60,000। प्रति इकाई कितना है, 60,000। तो 20 इकाई का कितना हो जाता, तो 60,000 इंटू 20। चलो इसको एक बार आप ट्राई करो, शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा ना, एक और है। हाँ तो इसको आप ट्राई करो, कोशिश करके देखो कितना आंसर आएगा। कभी भी एक सवाल ध्यान रखना कि आपके पास ये क्वेश्चन आया है ना, मैंने इसलिए करने के लिए बोला था कि आपके पास ये 60,000 और 20 इकाई दिया हुआ है। हमारे ध्यान कहाँ जाता है, वो 60,000 इंटू 20 कर रहे थे हम। फोकस कहाँ पे जाता है, वैल्यू की तरफ। लेकिन कभी भी सवाल में ध्यान रखना कि अगर आपके पास रेशियो में सवाल दिया है और रेशियो ही पूछा है, या फिर परसेंट में सवाल दिया है और परसेंट ही पूछा है, तो आपको वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके पास एक रेशियो दिया होगा, कुछ रेशियो दिया हुआ है,
और पूछा भी आंसर आपको रेशियो में ही चाह रहा है, वो वैल्यू में नहीं चाह रहा। जब तक आंसर वैल्यू में नहीं पूछ रहा है तब तक आपको वैल्यू की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखने में आप बताओ कितने देर का सवाल था, अगर आप एग्जाम में अगर आप देखोगे तो जिसको आता भी होगा तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से यूनिट निकालेंगे, फिर 20 का 400 करेंगे, है ना, फिर यहां से आप निकालोगे तो 15 और 5 रहेगा, ऐसे ही करेंगे ना। फिर दोनों प्राइस निकालोगे, पहली प्राइस और दूसरी प्राइस, और फिर उसका रेशियो बनाओगे। सिंपल से इसका जवाब क्या था कि 20 इकाई आपको दिया हुआ है, तो आपसे रेशियो कौन सा पूछ रहे हैं, वो नई कीमत और पुरानी कीमत। तो पुरानी कीमत तो 20 वाली रही होगी, मतलब 400। 20 का वर्ग कितना होता है, 400। फिर बोल रहा है कि पुरानी कीमत, तो 20 को अगर 3:4 में बदलोगे तो आपका 15 और 5 में बदलेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 5 का कितना होता है, 25। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 250। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5:8 इसका आंसर है। समझ में आया। तो एग्जाम में हमको ये भी बात पता रहना चाहिए कि हमको आंसर लाते समय किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए वेस्ट है, उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने उसका यूज करे तो फंसोगे। दिखने में सवाल आसान लग रहा था, कठिन लग रहा था आप, क्योंकि इसके पहले वाले से तो अलग था ना, क्योंकि 20 इकाई बोल दिया और एक प्रति इकाई का वजन आपको 60,000 बोल दिया। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि आप उसको प्रति इकाई से 20 इकाई का वेट निकालोगे, फिर पूरे को डिवाइड करोगे और फिर सॉल्व करोगे, तो बड़े कैलकुलेशन आएंगे, फिर आप उसको डिवाइड करके फिर रेशियो बनाओगे। इसका आंसर ये आता 5:8। क्लियर है। यहाँ पे देखो, हानि हुई तो 7 3 10 5 15 225, डायरेक्ट ही बता दू, 225, है ना। 14 9 74 और 74 प्लस 83। देखो 7 और 5 12 और 3 15, 15 का स्क्वायर 225, 3 का स्क्वायर 9, 7 से ले लो, 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, 49 और 25 74, 74 प्लस 9 83। ठीक है, 100 से 125 ज्यादा है, 100 से 17 कम है। 125 और 17, तो 125 और 10 135 और 7 142। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कितने की हानि हुई, जिससे हानि हुई 426 की हानि हुई। ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं, 00 भी है ना, आप बोल रहे हैं नहीं, मेरे आपसे 442 की हानि हुई। क्या बोल रहा है, मूल कीमत कितनी थी, 225। इतना ही था, सिंगल कैलकुलेशन था, नहीं था, क्योंकि ये तो आप देखकर ओरल भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। मैंने लिखा हूं, लेकिन मैंने लिख के कैलकुलेट किया कि माइनस लिख के कैलकुलेट किया कि इसको नहीं। आप यहाँ पे देखिए, ये 15 हो रहा है, 15 का 225 और 83 दोनों ओरल था। 83 17 कम है, 225 100 से 125 ज्यादा, 125 में 17 ही ऐड करना था, तो आगे 142। ये वैल्यू लॉस की है, इसलिए 426 डिवाइडेड बाय 142। अब इसको कैंसिल करोगे तो किसके टेबल से कैंसिल करोगे, 2 से 3 से 4 से, यहीं से स्टार्ट करोगे, नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है। आप सीधे सीधे ही देखे रहते हैं कि 14 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, 3 बार में। क्या 2 के टेबल में 6 भी 3 बार में आता है, आता है। मतलब ये कट जाएगी एक बार और ये कट जाएगा 3 बार। 225 इंटू 3 करोगे तो 675 आएगा। 675 के बाद में 2 जीरो लगा देते, आपका यही आंसर था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराया, क्या कोई भी क्वेश्चन आपका 15 से 20 सेकंड से ज्यादा था क्या, 15 20 सेकंड में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, था क्या, नहीं। कैलकुलेशन ही था, कहीं पे भी इक्वेशन बनाया अपन ने,
एक भी सवाल में इक्वेशन है, लेट द आंसर इज एक्स मान के, जो भी मान के आपको करना है नहीं है। पूरा जो आपका मैथ्स है वो है कैलकुलेशन बेस्ड। कैलकुलेशन स्ट्रांग है, मैथ्स इजी है। कैलकुलेशन टफ, मैथ्स नहीं बनना है। क्लियर? चलो टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 जो है वो मिश्रण वाले हैं, मिक्सचर वाले क्वेश्चन, जो अपन लोग ने टाइप नंबर 5 में भी देखे हैं, है ना। लेकिन वहां के क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, क्योंकि आपके पास एक क्वांटिटी दी हुई थी। वहां पे क्वांटिटी बोल रहे थे ना कि 40 लीटर के मिश्रण में से अलग करना है, कल जो अपन ने पढ़े थे। याद आ रहा है ना? नहीं होगा तो आपके उसमें देख लेना, क्वेश्चन भेजा उन्हें पीडीएफ। पीडीएफ को क्लिक करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल में उस पर लिंक मिल जाएगी, तो पूरे क्वेश्चन उसमें सॉल्व है। दो बर्तन ए और बी में, है ना, एसिड और वाटर है। क्या है? एसिड और वाटर है। किस रेशियो में? 4:3, 5:3 रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो should this mixture be mixed so that the new mixture in vessel C has acid and water in the ratio 3:2? 3:2, है ना। ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो इसमें दो वैरायटी बनेगी। कितनी वैरायटी बनेगी? दो वैरायटी। एक वैरायटी वो रहती है कि आप पूरा मिला दिए। एक क्या है? पूरा मिला दिए। मेरे पास कल मैंने आपको जो बताया था कि एक जार में लिक्विड है, एक जार में लिक्विड है, दोनों को मिला दिए। दोनों को मिला दिए, एक ऐसा सवाल रहता है ना। एक क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका इक्वल हो जा रहा है, मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है। अगर मैंने यहां से 10 लीटर निकाला तो यहां से भी, या फिर दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मैंने इतना मिलाना है कि जितना वहां पे एसिड है उतना ही वाटर होना चाहिए, तो रेशियो 1:1 बनेगा। तो एक सवाल आपके पास ऐसा भी आएगा जिसमें रेशियो 1:1 आएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन में करा रहा हूं इन्हीं को रट लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। है ना, क्योंकि अपने टाइप में सारी वैरायटी कवर है। बहुत रेयर वैरायटी ऐसी रहेगी कि जो कवर नहीं होगी। मतलब ये मान के चलो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं उसमें से 90 to 95% आप क्लास में पढ़ लिए हो। 95% बहुत हो जाता है ना। एक हाथ दो ही क्वेश्चन अगर नई वैरायटी का मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैक्सिमम पूरे क्वेश्चन आपको जो आपने क्लास में पढ़े हो सेम कॉन्सेप्ट के, बस आपको ये कॉन्सेप्ट रट के जाना है कि किसमें ट्रिक लगाना है और किसमें बेसिक लगाना है। ये जो क्वेश्चन करना है आपको, तो इसको एलिगेशन से सॉल्व करोगे। किससे सॉल्व करोगे? एलिगेशन से। तो एलिगेशन से कैसे सॉल्व करोगे कि मैंने आपसे बोला कि आपके पास ये वाला जो बर्तन ए है और ये बर्तन बी है। बर्तन ए में अब आपके पास क्या क्या है? एसिड एंड वाटर है। यहां पर भी एसिड एंड वाटर है ना। पहले सवाल में बहुत आराम से समझा रहा हूं, एसिड एंड वाटर है। अगर मैं पूछूं कि बर्तन ए में एसिड कितना है ना, जो वेसल ए है उसमें एसिड कितना है, तो कितना एसिड होगा? 4/7। कितना एसिड होगा? 4/7। और वाटर कितना होगा? तो 3/7 होगा। 3/7 होगा नहीं होगा? बताओ। यहां पर आप बोलोगे तो यहां पर होगा 5/8। कितना होगा? 5/8। और यहां जब आप देखोगे तो यहां कितना होगा? 3/8। कितना होगा? 3/8 होगा। बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं वो? अगर मिक्स करके बनाना है आपको तो मिक्स होने के बाद कितना आएगा? 3/5। ये कितना आएगा मिक्स करने के बाद ना? इसको जब आप मिक्स कर दोगे तो एसिड एंड वाटर, एसिड कितना आएगा? 3/5। वाटर कितना आएगा? 2/5। एग्जाम में ये कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। इसलिए मैंने डिटेल में लिख दिया कि आप इसको समझ लो। पहली चीज तो ये समझ ली कि अगर आपको एसिड पढ़ना है, एसिड पढ़ना है, तो एसिड कैसे पढ़ोगे? 4/7। एसिड कैसे पढ़ोगे? 5/8। एसिड कैसे पढ़ोगे? 3/5। अगर मैं बोलूंगा कि वेसल ए में एसिड कितना है, तो कितना एसिड है? 4/7।
7। वेसल बी में कितना एसिड है? 5/8। मिक्स करने के बाद एसिड कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? 3/5। क्लियर है? कोई भी दिक्कत इतने में? पढ़ना आ गया? पढ़ना आने के बाद करना कैसे है? मैंने आपको बोला कि वेसल ए में से एसिड बताओ। वेसल ए का एसिड कितना है? 4/7। मैंने आपको बोला वेसल बी में से एसिड बताओ। 5/8। इसका अपन एलिगेशन लगाएंगे। मिक्स में कितना है? 3/5। इसको यहां, ठीक है, 4/7 माइनस 3/5, यहां पर 5/8 माइनस 3/5। एक बार जब आप ऊपर से नीचे माइनस करते हो तो दूसरी बार यहां से माइनस करोगे, है ना? जैसे 3 60 1456। एलिगेशन का एक रूल याद कर समझ लो, जो आपको टफ क्वेश्चन में काम आता है, इजी में नहीं रहेगा। क्या होता है एलिगेशन में? ये वाली जो वैल्यू रहती है ना, ये हमेशा इन दोनों में से किसी एक से बड़ी और किसी एक से छोटी होगी, है ना? जैसे अगर मान लो कि मैं वैल्यू में अगर लिखता, अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा हूं और यहाँ पर अगर 6 लिखा हूं, थोड़ी बड़ी ले लेता हूं। अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा हूं और यहाँ पर मैंने 15 लिखा हूं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 8 से बड़ी और 15 से छोटी ही आएगी। 8 से बड़ी और 15 से छोटी। अगर ऐसी वैल्यू यहाँ पे नहीं बैठ रही है मतलब सवाल ही गलत है। अगर नहीं बैठ रही है मतलब सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि जो एवरेज निकलता है वो स्मॉल, जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसके बीच की ही होगी। छोटी वैल्यू से छोटी और बड़ी वैल्यू से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। तो जो भी एलिगेशन लगाना है तो ये वाली वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? इन दोनों के बीच की। कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 8.1 भी हो सकती है और यहाँ पर 14.9 भी हो सकती है, लेकिन इससे छोटी, इससे बड़ी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ये याद रखना, आगे जब अपन सवाल करेंगे तो आपको चीजें पता रहना चाहिए, मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना? जैसे आपको मालूम है ना कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब माइनस करते हैं तो कैरी लेना पड़ता है। तो कैरी लेना पड़ता है, कोई कैलकुलेशन वाली चीजें हैं क्या? है ना? ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको पता रहना चाहिए। तो वैसे ही एलिगेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो इन दोनों के बीच की ही रहेगी, है ना? जैसे यहां पर आप देखोगे कि ये 5/8, 5/8 तो 12.5 का इंटू अगर मैं 5 में करूँ 62.5 होता है, 62.5, है ना? तो या फिर ऐसा, अगर आपको इसकी परसेंट वैल्यू नहीं भी पता है तो भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे पहले आप इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो 5/8 माइनस 3/5, ठीक है? आपने पहले इसमें से इसको माइनस किया ना, तो दूसरी बार आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी बड़ी कोई भी छोटी हो सकती है। 3/5 माइनस 4/7, ठीक है? तो पहले आपने 5/8 में से इसको माइनस किए, 3/8 को, फिर 3/5 में से 4/7 को माइनस किए। फ्रैक्शन में माइनस करना आता है ना? फ्रैक्शन में माइनस कैसे करेंगे? इन दोनों का एलसीएम देखेंगे अपन। 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 40, है ना? या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। 5 का 25, 8 का कितना? 5 का इंटू करोगे तो कितना आएगा? 25। यहाँ पे 24, 25 में से 24 माइनस करो, 1, ठीक है? यहाँ पे 7 का 21, 20 माइनस करो तो रेशियो क्या बनेगा आपका? 1:1, ठीक है? डाउट कोई? तो जो नया रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। समझा? ये वाला सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि इसको पढ़ते कैसे हैं। सवाल आपका यहां था। क्लियर है?
तो अगर आपसे पूछता है कि कितना रेशियो हो जाए, दो चीज पूछेगा कि कितना रेशियो होगा। क्या चीज पूछेगा? कितना रेशियो होगा। या दूसरी चीज बोलेगा कि कितने रेशियो में मिलाएं कि बराबर हो जाए। कितने रेशियो में मिलाएं कि बराबर हो जाए, यही दो सवाल पूछ सकते हैं। या तो पूछेगा कि इस रेशियो में मिलाने के बाद नया रेशियो क्या होगा। अगर नया रेशियो पूछता है तो एलिगेशन लगा देना। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखें। देखो, ए बी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है ना? फिर क्या बोल रहे हैं? 8:5 हो जाना चाहिए। आपने यहां से ले लिए 5/7, आपने यहां से ले लिए 7/13, आपने यहां से ले लिए 8/13। ठीक है। अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये तो सेम ही है आपके पास। यहां से अगर आप देखते हो तो 5/7 माइनस 8/13, 8/13 माइनस 7/, यही है ना? ये इन दोनों के बीच की ही है। ये है ना? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको परसेंट में निकाल के देखोगे तो वो है ऑलरेडी। ये ऑलरेडी है। ये वाली जो वैल्यू आती है ये हमेशा बीच की ही होती है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि ये होती है करके, क्योंकि आप अगर इसको देख चेक करोगे ना इसको, तो 8/13 है वो इन दोनों के बीच की ही वैल्यू है। ठीक है। तो यहां से जब आपने माइनस करे तो कितना हो गया? अब यहां पे देखो, वैल्यू जो है 13 है, लेकिन यहां पर जब आ रहे हैं तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 7 और 13। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाले में, इसके पहले वाले में अपने कहीं गड़बड़ करे फिर। इन दोनों का एलसीएम, हाँ यहाँ ये देखो, ये करें ना अपन, ये जो एलसीएम लिए मैं इसी वजह से इस डायरेक्ट ज्यादा शॉर्टकट लगाता नहीं हूँ। यहाँ पे अपन ने 8 और 7, यहाँ 5 और 7 है। यहाँ पे जब आता है तो आपने इन दोनों का यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हुआ? कितना? 5 ही थे ना यहाँ पे। एक मिनट, डिनोमिनेटर कितने कितने हैं? 8 और 5, तो 5/8 माइनस 3/5, यहाँ 7 है। देखो ये दोनों अगर नीचे के सेम रहेंगे तो आपका डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपको देखना है तो आपको एलसीएम से लोगे तो आपका कितना जाएगा? 40। यहाँ से मल्टीप्लाई आएगा 25 24, तो यहाँ पर एक ही आएगा। ठीक है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ आएगा 35 आएगा। अब ये 7 का इंटू करोगे 21 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। आएगा नहीं आएगा? इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये होगा 8 टाइम्स, और इसको करोगे तो 7 टाइम्स। इस 8 का इंटू 1 में होगा, इसका यहाँ, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7:8। यहाँ पे इस चीज का ध्यान में रखना कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना, एलसीएम, वो दोनों के अगर सेम है तो ही डायरेक्ट होगा। दोनों के अगर सेम नहीं है, जिससे इसके दोनों, ये दोनों के जो डिनोमिनेटर है, तीनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है, एटलीस्ट इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ही डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो आएगा। नहीं तो आपका जो एलसीएम आ रहा है नीचे, वो रेशियो भी इफेक्ट करता है आंसर को। ठीक है। यहाँ पर आपने देखे कि 13 13 है, तो यहाँ पर तो 13 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अपने को। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1/13 आ गया। यहाँ पे जब देखोगे तो 13 × 60 करोगे तो कितना आएगा? 91। तो इसका कितना? कौन सा? हाँ, वो 13 से तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन इनको एलसीएम अभी टॉपिक पढ़े नहीं ना इनने। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 91। कितना एलसीएम आएगा? 91। 7 का कितने टाइम्स जाएगा? 13 टाइम्स। तो 13 का इंटू 5 में करोगे तो 65। इसका जाएगा 7 बार 13 का, तो 7 से कितने बार जाएगा? 56 माइनस
56। एलसीएम अपना कितना था? 91। ये बेसिक है ना, लेकिन इनने जो चीज बताया वो जब आप लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी क्या होता है आप लोगों को फ्रैक्शन में अगर मान लो कि 3/5 माइनस 4/13 ये चीजें करना है, तो इसकी प्रोसेस नहीं पता होगी कि हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 65, फिर हम ये चेक करते हैं कि 5 के टेबल में 65 कितने टाइम्स में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा? 13 टाइम्स में आएगा। इस 13 का मल्टीप्लाई होता है ऊपर 3 से, ये 13 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर 3 से, तो फिर आता है ये 39। वैसे ये 13 के टेबल में 65 कितने टाइम्स में आता है? 5 बार में। तो इस 5 का मल्टीप्लाई होता है ऊपर 4 में, तो ये होता है 20। तो ये है आपकी एक बेसिक प्रोसेस। ये क्या है? एक बेसिक प्रोसेस। लेकिन हाँ वो पता है। नहीं तो वो चीज मुझे, वो चीज ठीक है, इनको जो चीज है अभी ये भी नहीं पता कि ये जो आता है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। पता है क्या? फ्रैक्शन में आप जब एलसीएम लेते हो तो ये एलसीएम के साथ कितनी एक्टिविटी होती है वो पता है? जैसे अभी मैंने आपको ये जो चीज बताया, क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको अगर सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे यही बता दिया, यहाँ 13 × 7 ये ऐसे लिखेंगे अपन, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके दिमाग में यही बैठा रहेगा, बेसिक नहीं है ये वाली जो चीज है ये बेसिक नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से ये नीचे वैल्यू कटती है। जब आपको सवाल पूरे बनने लगेंगे, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, तब आप इस चीज को यूज करना आपको आएगा। ये तो अभी अगर मैंने आपको ये बता दिया तो आप ये चीज नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपका भी फ्रैक्शन टॉपिक नहीं हुआ है ना, इसलिए इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में चीज बता रहा हूँ, है ना। तो आपके पास जैसे यहाँ पे ये वैल्यू आई है कि 5/7 माइनस 8/13, तो फ्रैक्शन में माइनस करने के लिए जब भी आपके पास, अभी तो दो वैल्यू है इसलिए ठीक है, 3 वैल्यू रहेगी, तो आपको जब भी फ्रैक्शन में प्लस एंड माइनस करना है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 13 और 7 का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है पता है ना? तो 17 और 13 और 7 का एलसीएम 91 हो गया। अब 7 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 91 से आगे ना जाए, तो 7 के टेबल में 91 कितने मल्टीप्लाई में आएगा? तो आएगा 13 मल्टीप्लाई में। अब ये 13 आए ना, इस 13 का इंटू होगा 5 में, इस 13 का इंटू 5 में, तो यहां कितना आ गया? 65। फिर 13 के टेबल में 91 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में आता है। कितने टाइम्स में आता है? तो ये 7 का इंटू होगा 8 में, तो यहां आएगा 56। समझ में आया? हाँ, तो यहां पर आ जाता 91। 91 क्लियर है? प्रोसेस समझ में आ गई है? हाँ, अब जब आप इसको यहां से माइनस करते तो कितना आता? 9। तो आपके पास आ जाता 1/13 इज टू 9 बाय कितना? 91। अब ये फ्रैक्शन में नीचे से नीचे कैंसिल होता, तो ये 1 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, ये 7 का यहाँ इंटू होता तो 7:9, ये आपका हो जाता क्या? आंसर। क्लियर है? आया समझ में? तो ये बेसिक प्रोसेस थी। क्लियर है? डाउट है? बताओ कौन सी स्टेप में डाउट है? नहीं है? डाउट नहीं है कि समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा बताया करो कि भाई डाउट आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है। नहीं तो ये वाले टॉपिक में तो ये चीज है ना, आपका तो क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है करके उसमें। क्योंकि कुछ चीजें कैसी है मेरे को आप लोगों को ना बहुत अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है। उसमें से एक है एलिगेशन मेथड, कि एलिगेशन मेथड मेरे को आपको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई सवाल आएगा आगे फ्यूचर में तो मैं आपको उसको बोलूंगा कि इसमें एलिगेशन मेथड लगाओ।
तो आपको वो मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको वो मेथड अच्छे से नहीं आती है तो फिर मेरा ये अभी समझाने का मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए क्योंकि ये मेथड नहीं है, ये बहुत सारे सवालों में लगती है, केवल इसी में नहीं लगती है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फोर्स करके आपको चीज समझाता कि इसको ध्यान से समझो। बहुत सारी जगह पे आपके जो ट्रिक्स बनती है वो एलिगेशन मेथड में बन जाती है। आगे पर और क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे टॉपिक में, तो सब मैं उसमें और आपको बताऊंगा वो चीजें। देखो, एलिगेशन मेथड में क्या होता है, आपके पास तीन क्वांटिटी दी हुई होती है हमेशा। कितनी क्वांटिटी? तीन। एक किसी पर्टिकुलर ए की क्वांटिटी दी होगी, दूसरी बी की क्वांटिटी दी होगी, और तीसरी जो दी होगी उनको मिला के दी होगी। तीसरी जो उनको मिला के, है ना, ये कहीं पे भी हो सकता है। आपको ये चीज बोल सकता है कि इतने किलोग्राम, ये प्राइस के गेहूं इतने किलो है, ये प्राइस के गेहूं इतने किलो है ना, या इस रेट से बेचते हैं, या वो अगर बोलेगा कि 50 किलो गेहूं 5 रुपए किलो के भाव से बेच दिया, और 100 किलो गेहूं उसने 10 रुपए के भाव से बेच दिया, उसको 8 रुपए प्रति किलो गेहूं बेचने के हिसाब, 8 रुपए प्रति किलो गेहूं बेचना है, तो किस क्वांटिटी में उसको गेहूं खरीदना पड़ेगा? ऐसे सवाल भी बनता है ना। किराना दुकान में देखिए ना आपने, कि चाय पत्ती का हिसाब देखो कि एक आती है बहुत हाई क्वालिटी की, एक आती है लो क्वालिटी की। एक है 3 रुपए किलो की चाय पत्ती, कितने रुपए किलो की? 3 रुपए किलो की। एक है 12 रुपए किलो की चाय पत्ती, कितने? 12 रुपए किलो की। आपको मालूम है कि आपकी बाजू वाली दुकान वाला 10 रुपए किलो चाय पत्ती बेच रहा है ना। तो जो 3 रुपए क्वालिटी होगी, जो 3 रुपए वाली क्वालिटी होगी, क्या उसको 10 रुपए के रेट से बेच सकता है क्या वो? सामने वाले खरीदेगा क्या? देख के समझ में जाएगा ना। या चावल खरीदने के लिए जाते हो, तो चावल खरीदते तो अपन चावल देखते हैं ऐसे, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है ना। राशन का चावल 2 रुपए किलो है, बासमती जाओगे तो 70 रुपए किलो है, 90 रुपए किलो है ना। अब 2 रुपए किलो वाले चावल को, कितने रुपए किलो वाले? 2 रुपए किलो वाले चावल को आप 25 रुपए किलो में बेच सकते हो क्या? आप बोलोगे कि 2 रुपए का खरीद के लेकर आओगे, और उसको बोलोगे कि मेरे को 25 रुपए किलो में बेचना है, बेच सकते हो क्या? कोई खरीदेगा आपसे? नहीं, क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि क्वालिटी खराब दिखेगी। दिखेगी नहीं दिखेगी? लेकिन अगर मान लो कि आपने 2 किलो, 2 रुपए किलो वाले चावल लेकर आए, है ना, और थोड़े से बासमती भी लाए, क्वांटिटी नहीं मालूम, तो 2 रुपए किलो वाले चावल और 90 रुपए किलो वाले चावल को किस रेशियो में मिलाओगे? किस रेशियो में मिलाओगे कि चावल को आप 12 रुपए किलो बेच सको? चावल को आप, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप मेरे से पूछोगे सर ये सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यही पूछोगे ना, कि सर ये सवाल को मैं आपको बोलूंगा एलिगेशन लगा दो। तो आपको उस समय पता रहना चाहिए कि एलिगेशन लगता कैसे है। आया समझ में? तो उसका जवाब सीधे सीधे होता है कि ये 2 रुपए किलो वाला है, ये 90 रुपए किलो वाला है। आपको बेचना कैसे रुपए किलो में? 12 रुपए किलो में। तो 90 में से 12 को जब आप माइनस करोगे, तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। इसमें से जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 39। मतलब अगर आप 39 किलो चावल 2 रुपए वाले के खरीद रहे हो, तो बासमती कितना खरीदोगे? 5 ही किलो। इतना मिला दो। तो इस रेट में अगर आपने बेचे, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है। इस रेट में बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। आया समझ में? तो एलिगेशन ही लगाए ना। अब देखो, एक एक वैल्यू इससे कम है और एक वैल्यू इससे ज्यादा है, तभी एलिगेशन लगता है। आया समझ में? तो एलिगेशन मेथड का ये फायदा होता है कि आप इसको बहुत सारे सवालों में यूज कर सकते हो, है ना। क्लास ए में सभी बच्चों का जो प्रतिशत था वो 70% आया। क्लास बी में जो बच्चों का परसेंटेज आया वो 95 आया, और पूरे स्कूल का जो एवरेज आया वो आया 82। पूरे स्कूल का जो आया वो, तो बताओ क्लास ए में कितने, क्लास ए में, क्लास ए और बी में बच्चों का रेशियो क्या था? पूछेगा ऐसा सवाल, मैं बोलूंगा इसमें एलिगेशन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सिंगल स्टेप में आंसर है ना, आप एक कैलकुलेशन करो आपका आंसर है। इसलिए इसको समझो, इसमें क्या होता है। फ्रैक्शन में भी, ये फ्रैक्शन में करके आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रही है, वैल्यूज में रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर एक वैल्यू बड़ी, एक वैल्यू हमेशा छोटी होती है, तो आप क्या करते हो, एलिगेशन लगाने में
आपको नहीं पता ना कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, कुछ भी लिख दो जो आपका मन कर रहा है। 5/7 माइनस 8/13। ठीक है, तो यहां से आपने यहाँ 5 लिए हो पहले, तो यहाँ पर 8 ले लेना। 8/13 माइनस 7/13। ठीक है, अब एलिगेशन, अब यहाँ पे जब आप करते हैं तो एलिगेशन तो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो चीज आती है वो आती है फ्रैक्शन में माइनस करना। फ्रैक्शन में माइनस करना, बेस अगर सेम होते हैं, बेस अगर सेम है तो आप डायरेक्ट माइनस कर लोगे। जैसे 8 में से 7 गए तो 1 बचा, तो यहाँ पर आ गया 1/13। अभी तक कोई डाउट है इसमें? क्लियर? यहाँ पे जब आप देखते हो तो इनका एलसीएम लेते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी एक होता है, 2 डिजिट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो, तो 2 डिजिट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इसका इंटू यहाँ करोगे तो 65, इसका इंटू यहाँ करोगे तो 56, और इसका इंटू यहाँ करोगे तो 13/7। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको एलसीएम नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा तो इन दोनों का प्रोडक्ट, दो ही नंबर है ना और दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो 13/7 नहीं पता था ना अपने को, तो इसलिए ये लिख दिए। अब यहां से देखो, इसको जब आप करोगे तो ये 13 से ये कैंसिल हो गया, यहां से जब आप माइनस करोगे तो 5 और 9, तो यहां पर आ गया 9 और नीचे 7। ये 7 का 1 में इंटू होगा, कितना आएगा? 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7:9। क्लियर है? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या लगता है? एलसीएम लगता है। और दो नंबर का एलसीएम क्या होगा? दो प्राइम नंबर अगर आपके पास है तो उनका प्रोडक्ट ही उसका क्या होगा? हमेशा एलसीएम। क्लियर है? अभी दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 1:3:4। इस अब दोनों मिश्रण को बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए, है ना? यहां पे क्या बोल रहा है? 1:1, 1/3:2/5। ये करोगे तो रेशियो कितना जाएगा? 1:1 आ जाएगा, है ना? हाँ, ये निकालना है। ऐसे वाले सवाल अपन लोगों ने किए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन अपन ने कल किए हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है अपन ने कल किए हुए हैं। यहाँ पे देखो, मैंने कल आपको बताया ना ट्रिक का यूज कर सकते हैं करके, इक्वल हो जाए, कल याद आ रहा है? कल मैं बोलता इक्वल हो जाए तो आप उसमें ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर वो A1:1 हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? इक्वल हो जाए। तो आपके पास इक्वल हो जाए तो वहां पर फिर एलिगेशन नहीं लगाना, आप वहां पे डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो, बेसिक से। कैसे? कि आपके पास यहाँ देखो कि 1:2, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3। यहाँ पर कितना है? 2:3। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5 है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 15। इसका कितने बार भाग जाएगा? 5 बार। और इसका कितने बार जाएगा? 3 बार, है ना? आपने टोटल क्वांटिटी देखी ना, 1 यूनिट अगर आपका मिल्क है और 2 यूनिट अगर पानी है तो टोटल यूनिट कितना हुआ? 3। तो यहाँ पर टोटल यूनिट 3। तो एक जार में अगर मैं पूछूंगा जी, ये जार 1 है, इसमें टोटल 3 है, 1:2 के रेशियो में। ये जार में 5 है, 2:3 के रेशियो में है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 15। होगा नहीं होगा? 3 का कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? 5 × 5 कर दो दोनों में, तो 1 में 5 का इंटू करोगे तो 5, 2 में 5 का करोगे तो 10। इस 5 में कितने टाइम्स में जाएगा? 3। 3 का 2 में इंटू कर दो, कितना आएगा? 6 प्लस, फिर 3 का 3 में कर दो 9, यहां कितना हो गया? 11, यहां कितना हो गया? 19।
11:19 आपका आंसर हो गया। खत्म सवाल, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो 1:1 हो जाए बोल रहा है। 7 और 5 12, 7 और 5 12, ना 7 और 6 7 और 9 16, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48। 12 और 16, 7:5, 7:9। इसका एलसीएम होगा 48। इसका कितने बार जाएगा? 4 बार, और इसका 3 बार। 4 का 7 में इंटू करो, 28। 8। 4 का 5 में इंटू करो, 20। 3 का 7 में इंटू करो, प्लस 9 का 3 में इंटू करो, ऐड करोगे 49, ऐड करोगे 47, 49:47, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी ना। एलसीएम इसलिए पता होना चाहिए था। एक बड़े बर्तन में मिला दिया जा रहा है, ये 10 लीटर का काम नहीं है आपको। 10 लीटर का काम नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपको रेशो दिया है और रेशो ही पूछा है। रेशो दिया है और रेशो ही पूछा है, तो लीटर का काम है क्या आपको? नहीं है। अब आपने देखे कितना है? 2:1, 2:1, फिर 3:1, फिर 3:2। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? कितनी है? 3। यहाँ कितना हो गया? 4। यहाँ कितना हो गया? 5। रनिंग नंबर है, एलसीएम हो गया 60। 3 का कितने बार जाएगा? 20 बार। 4 का कितने बार जाएगा? 15 बार। 5 का कितने बार जाएगा? 12 बार। ठीक है, इसमें 20 का इंटू कर दो, कितना आएगा? 40। इधर 20 का इंटू करो, 20, प्लस 15 का इंटू करोगे 45, 15 का इंटू करोगे 1, प्लस 12 का इंटू करोगे 36, 12 दूनी 24, ऐड कर दोगे 6 और 5 11 की 1 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 3 11 और 1 12, 4 5 9, 2 और 1 3 और 2 5। 120 121 121:59, यही आपका आंसर है। समझा? सॉल्यूशन तो आसान है ना, कि नहीं है? सवाल भले ही पढ़ने में आपको अजीब लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन उसके इजी है। नहीं है? मैंने क्या किया? एलसीएम और जोड़ना ही किया ना, ऐड ही किया हूं। एलसीएम और एडिशन के अलावा क्या किया मैंने? कुछ भी है क्या? नहीं है। हाँ, कल वाला भी वीडियो देखना, कल वाले वीडियो में भी इसी मतलब मिक्सचर के ही क्वेश्चन है उसमें, दोनों के। अब आखिरी लेवल तक आते तक आप लोगों का थोड़ा सा ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सॉल्यूशन आपके ठीक है। टफ है सॉल्यूशन, कल से बेटर है। इसको 2 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, कोई डाउट अभी इसमें? बस आज इतना ही था। तो वीडियो में देखना, है ना। नहीं समझ में आता तो वीडियो में ही कमेंट कर देना कि सर ये वाले सवाल को समझा दो, करके बता दो क्या है इसमें, मैं उसी में कर दूंगा। नहीं तो फिर क्लास आओ, क्लास में आके फिर मुझसे पूछ लो, जहां पे भी डाउट आता है उसमें पूछ लेना। अभी मैं आप लोगों को जो चीज बता रहा हूँ, चलो तो इसको तो अपन यही एंड करते हैं आज।